तो कैसे हैं आप लोग। यह है अपनी इकोनॉमी की सीरीज का 10th लेक्चर, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हम बात कर रहे थे बजट की, बजट में हम बात कर रहे थे रेवेन्यू साइड की, और रेवेन्यू साइड में भी हम बात कर रहे थे रेवेन्यू रिसिट्स की, जहां पे हम टैक्सेशन की बात कर रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एड वैलोरम, स्पेसिफिक टैक्सेस और दूसरे प्रकार के क्या क्या टैक्सेस हैं, ट्रेंड क्या रहा है कलेक्शन का, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जो दूसरे टैक्सेस हैं उनका कलेक्शन का ट्रेंड क्या रहा है, और इसके अलावा बजट में क्या टैक्स रिलेटेड प्रपोजल्स थे, डिविडेंड स्ट्रिपिंग, बोनस स्ट्रिपिंग, जीएसटी की कलेक्शन किस प्रकार से इंक्रीज करी जाएगी और दूसरे क्या प्रोविजंस थे बजट में टैक्सेशन को लेके, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। आपको पता है कि भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिफॉर्म है जीएसटी, तो यहां पे जीएसटी की बात करेंगे डिटेल में। एक एक सिंगल कॉन्सेप्ट जीएसटी का मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। 2 से 3 लेक्चर यहां पे लगेंगे क्योंकि जीएसटी काफी लंबा टॉपिक है और एक वीडियो में उसे जो है डालना पॉसिबल नहीं है। तो 2 से 3 या 4 लेक्चर्स हैं डिटेल में जीएसटी के हर एक कॉन्सेप्ट को। वैल्यू एडिशन क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन सेस क्या होता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इसके अलावा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कंपनसेशन स्कीम, कंपनसेशन टू स्टेट्स, 2017 का कंपनसेशन एक्ट क्या है, सेस क्या होती है, स्लैब्स क्या होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, GSTR 3B, GSTR 1, ये सारी बातें, एग्जेम्प्टेड टैक्स, इंपोर्ट, जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स, ये सारी बातें जीएसटी रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्री और मेंस के पीवाईक्यूज हैं, सब डिटेल में कराऊंगा अगले 2 से 3 वीडियोस में। तो यहां पे हम अपनी जीएसटी की एक जर्नी शुरू करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे बजट की तरफ। राइट, अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। अगर आप अनअकैडमी पे रेफरल कोड यूज कर रहे हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उससे जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक बहुत जल्दी होने वाला है, सो डू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए और अनअकैडमी में सब्सक्राइब करिए बैचेस के लिए। इसके अलावा हमारा एक सीएससी एश्योर ऑफर चालू है, जहां पे अगर आप 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 10 प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 11,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 11,000 से ज्यादा सवाल हैं उस 10 बुकलेट सेट में। तो ये आपको जरूर एनरोल करना है। साथ के साथ हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 25 मई 2022 से, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। ऑल्सो 5 जून से ऑप्शनल के बैचेस शुरू हो रहे हैं, मतलब कि जब प्रीलिम्स खत्म होगा उसके बाद से ऑप्शनल के बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। तो अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा 22 मई को सुबह 11 बजे हमारा अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है, इसके लिए जरूर एनरोल करिए। एंड ऑल्सो 22 मई को ही हमारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है 9:30 से 11:30 सुबह, और उसके बाद 12:30 से 2:30 CSAT। सो डू एनरोल फॉर ऑल दीज इनिशिएटिव्स यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। तो हम बात कर रहे थे अपने बजट की। बजट में हम देख रहे हैं अभी सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट, मतलब कि शॉर्ट टर्म अकाउंट, लेस देन 1 ईयर वाला अकाउंट। उसमें भी अभी हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस नहीं करा, हमारा फोकस रहा है रेवेन्यू रिसिट्स के ऊपर। और रेवेन्यू रिसिट में भी अभी नॉन टैक्स रिसिट्स हमने नहीं देखे, हमारा फोकस अभी टैक्स रिसिट्स पे रहा है। और उसमें अब हम बात करने आ रहे हैं सबसे पहले जीएसटी की। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि गुड्स के ऊपर लगने वाला टैक्स। गुड्स जैसे कि अपनी गाड़ी और ये सारी चीजें हो गई, ट्यूबलाइट, फैन, टेबल, लकड़ी एटसेट्रा, गुड्स, इनके ऊपर लगने वाला टैक्स। और सर्विसेज के ऊपर लगने वाला टैक्स। सर्विसेज का मतलब एजुकेशन, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट एटसेट्रा, मतलब कि एक ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर लगेगा, उसको हम कहते हैं जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स में काउंट होता है। दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल में लेक्चर ले चुका हूं इसी सीरीज में। लेक्चर 2 या 3 में था, एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे। तो जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यहां पे सरकार ने क्या करा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको हटा दिया और उन सब की जगह एक सिंगल टैक्स लेके आए जिनको बोला गया जीएसटी। पहले क्या होता था कि जो केंद्र की सरकार है वो अपने अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती थी, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो अपने अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती थी, जैसे कि ऑक्ट्राय। ऑक्ट्राय का मतलब सड़क पर जो ट्रक चल रहा है उसको एक टैक्स देना होता था जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता था, उसको ऑक्ट्राय बोलते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, वैट। स्टेट गवर्नमेंट्स इस टाइप के अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते थे। एंटरटेनमेंट टैक्स जो अपना ये मूवी और ये अप्पू घर जैसी जगहों पे, एसएल वर्ल्ड जैसी जगहों पे जाते थे वहां पे लगता था। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिजली के बिल के ऊपर। लग्जरी टैक्स, अगर आप कोई लग्जूरियस आइटम वगैरह पे खर्चा कर रहे हो तो उसके ऊपर लग्जरी टैक्स। और वैट,
कोई भी सामान बिकता था तो उसके ऊपर वैट लगता था। पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, सेल्स टैक्स के बाद वैट आ गया। अब जीएसटी के अंदर क्या बोला गया कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनडायरेक्ट टैक्सेस थे और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको हटा दो और उनकी जगह पूरे स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए, पूरे के पूरे ढांचे को यूनिफाई करने के लिए एक टैक्स ले आओ, दैट इज जीएसटी। आप ये सोचेंगे कि कस्टम ड्यूटी तो हट गया, कस्टम ड्यूटी का तो हमने रेवेन्यू ट्रेंड पढ़ा, तो ये कस्टम ड्यूटी अभी भी वैलिड कैसे है? आप कह रहे हो एक्साइज ड्यूटी हट गया, लेकिन अभी तो हमने देखा एक्साइज ड्यूटी कुछ चीज़ों पे अभी भी लगता है। सर्विस टैक्स तो चलो हट गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी हट गया, ऑक्ट्रॉय ये सब हट गया, लेकिन व्हाट अबाउट कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी? पुराने कुछ लेक्चर्स में हमने देखा कि कस्टम ड्यूटी का ट्रेंड और एक्साइज ड्यूटी का ट्रेंड देखिए, मोस्ट ऑफ द आइटम्स से कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी हट चुका है। सिर्फ कुछ आइटम्स हैं जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगता है। ये कौन से आइटम्स हैं, क्या हैं ये आइटम्स? आने वाले स्लाइड्स में या अगले लेक्चर में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है, कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी भी वैट लगता है। मतलब कि आपको अभी यहां पे एक ब्रॉडर पिक्चर समझनी है, अभी यहां पे आपको एक ब्रॉड पिक्चर देखनी है, निटी ग्रिटी में अभी नहीं जाना है। अभी हमारे को जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझना है। जीएसटी का कॉन्सेप्ट मतलब कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंटर के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, और उसके अलावा स्टेट के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, वैट, इन सबको हटा के हम एक सिंगल टैक्स लेके आए हैं जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है, बेसिकली पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी? हर स्टेट में अलग ऑक्ट्रॉय का रेट था, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने आप अपना ऑक्ट्रॉय सेट करती थी। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल की सरकार अपना अलग ऑक्ट्रॉय सेट कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार अपना अलग ऑक्ट्रॉय सेट कर रही है। तो बिजनेसेस को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी रूल्स को फॉलो करने में कि यार जैसे ही बॉर्डर चेंज करा सरकार चेंज हो गई, स्टेट गवर्नमेंट तो बॉर्डर के साथ चेंज हो ही जाएगी। जैसे ही बॉर्डर चेंज करा रूल्स चेंज हो गए, टैक्स का रेट चेंज हो गया। अब पहले एक आदमी बिठाओ जो ये सारे के सारे रेट लिस्ट याद करेगा कि मध्य प्रदेश में कितना टैक्स लग रहा है, छत्तीसगढ़ में कितना लग रहा है, उड़ीसा में ट्रक पहुंचा तो कितना टैक्स लग रहा है। एंटरटेनमेंट टैक्स, अगर आपको एक मूवी देखनी है तो हर स्टेट का अलग टैक्सेशन स्ट्रक्चर था। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, लग्जरी, वैट, एटसेट्रा। इवन यहां तक कि जो आपकी बेसिक कमोडिटीज होती हैं उनके ऊपर जो पहले वैट लगता था वो भी हर स्टेट में अलग लगता था। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मैगी का पैकेट आपको महाराष्ट्र में मिल रहा है, उसके ऊपर वैट की ड्यूटी अलग होगी, और वही सेम आपको राजस्थान में किसी और रेट पे मिलेगा क्योंकि वहां पे वैट अलग होगा। मतलब कि सेम आइटम, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेशन अलग है तो हर स्टेट में उसका रेट अलग होगा। ऐसी प्रॉब्लम पहले आती थी कि मतलब स्टेट टू स्टेट टैक्स का रेट वेरी कर रहा है, किसी स्टेट में टैक्स का रेट ज्यादा है, किसी स्टेट में टैक्स का रेट कम है, एटसेट्रा। इस टाइप की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। भारत सरकार ने बोला कि हमारे को पूरे हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म मार्केट क्रिएट करनी है। इस कीवर्ड पे फोकस करेंगे, हमारे को एक यूनिफॉर्म मार्केट क्रिएट करनी है। वी हैव टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म मार्केट। यूनिफॉर्म मार्केट का मतलब है वन कंट्री वन टैक्स। हम चाहते हैं कि एक मैगी का पैकेट जिस रेट पे महाराष्ट्र में मिल रहा है उसी रेट में राजस्थान में, उसी रेट पे मिजोरम में, उसी रेट पे सिक्किम में, उसी रेट पे जम्मू कश्मीर में हमारे को मिले। मतलब कि हम बिजनेसेस के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस आसान करना चाहते हैं, कंज्यूमर के लिए भी पूरा प्रोसेस आसान करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बदलते बॉर्डर के साथ टैक्स रेट, टैक्स के रूल्स, टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज हो। और अगर पूरे देश में वन सिंगल यूनिफाइड टैक्सेशन स्ट्रक्चर होगा, पूरे देश में एक ही टैक्सेशन स्ट्रक्चर होगा, तो उससे बिजनेसेस को और कंज्यूमर्स दोनों को काफी ज्यादा आसानी होगी। मतलब कि हमारी भारत सरकार का जीएसटी के पीछे जो एजेंडा था वो था कि ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटीज हैं इनको खत्म किया जाए। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर, टैक्सेशन का रेट बदल रहा है उनको चेंज किया जाए और वन कंट्री वन टैक्स क्रिएट किया जाए। मतलब कि पूरे देश में सिर्फ एक टैक्स लगेगा, जीएसटी। तो यूनिफॉर्म मार्केट क्रिएट करने के लिए, एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम जीएसटी लेके आए। जीएसटी ने क्या करा, जितने भी ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की लिस्ट है इनको हटा दिया और अब से इन सारे टैक्सेस की जगह सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स लगता है जिसको कहते हैं जीएसटी। तो ये जो जीएसटी का इंट्रोडक्शन है ये हमारे देश का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म माना जाता है। अब देखिए, इतना बड़ा अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म लेके आ रहे हो तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन में कुछ टैक्सेस आते थे, स्टेट गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन में कुछ टैक्सेस आते थे। अब अगर हम उन्हें रातों रात हटा देंगे तो संविधान में भी हमारे को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली भारत सरकार ने
101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करा और इस 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह बोला गया कि हम जीएसटी जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया, संविधान में संशोधन किया गया और जीएसटी को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। मतलब कि जो जीएसटी है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। इवन अभी पिछले हफ्ते ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जहां पे बोला गया है कि जीएसटी के ऊपर जो कानून बनता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। कैसे, अभी आने वाली क्लासेस में आपको समझ आएगा, लेकिन अभी के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर समझते हुए यह बात ध्यान रखनी है कि जो जीएसटी है, जो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 से इंट्रोड्यूस किया गया था, यह जीएसटी एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास कानून बनाने की पावर है। तो आप यहां से यह शो करेंगे कि ये जो हमारा जीएसटी है एक तरीके से ये हमारे फेडरल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। मतलब कि हमारा जो संघीय ढांचा है जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है, मतलब जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, उनके डिवीजन ऑफ पावर को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर कानून लाया गया है जीएसटी का। मतलब ये क्वाजी फेडरल या यूनिटरी फीचर नहीं है क्योंकि यहां पे सारी की सारी पावर केंद्र सरकार को नहीं दी गई है। तो मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात आप ध्यान रखेंगे कि जो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था उसको भारत के फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आपको पता है केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ले डाउन करा था जहां पे बोला गया था कि फेडरलिज्म जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसी फेडरलिज्म का पालन करते हुए जीएसटी लाया गया 101st अमेंडमेंट एक्ट से, कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया और यह बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जीएसटी के ऊपर कानून बना सकते हैं। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जीएसटी लगाकर उसे एकत्रित कर सकते हैं। दे कैन कलेक्ट एंड लेवाई द टैक्सेस। मतलब कि जीएसटी लगाने की और कलेक्ट करने की पावर एक कॉन्करेंट पावर है, एक कॉन्करेंट पावर है। कॉन्करेंट पावर का मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास यह पावर है। तो 101st अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमारे फेडरलिज्म का पालन करता है। इसके अलावा ये जो 101st अमेंडमेंट एक्ट है इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करा। एक आर्टिकल 246A, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको इसका नंबर ध्यान रखना है। बेसिकली ये जो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 है इसने हमारे संविधान में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करा। एक आर्टिकल 246A और एक आर्टिकल 269A। क्या है इन दोनों आर्टिकल्स में अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन पहले ये दोनों आर्टिकल्स का नंबर आपको याद रखना है। प्रीलिम्स में सीधा स्टेटमेंट यहां से निकलता है। जो आर्टिकल 246A है उसमें यह बोला गया है कि जीएसटी के ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। जीएसटी के ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, ऐसा बोला गया 246A में। साथ में एक चीज और बोली गई है कि जब भी इंटर स्टेट ट्रेड होगा उसके ऊपर कानून बनाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उसके ऊपर जो कानून बनाएगा वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाएगा। वैसे तो ये पॉलिटी का मैटर, लेकिन फिर भी अब क्योंकि बात हो रही है तो मैं आपको 10 सेकंड में एक बार समरी दे देता हूं इस आर्टिकल की। कि आर्टिकल 246A जो है उसमें बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जीएसटी के ऊपर कानून बना सकते हैं। लेकिन जब बात होती है इंटरस्टेट ट्रेड की, इंटरस्टेट ट्रेड का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। फॉर एग्जांपल, आपने पंजाब में एक पर्टिकुलर आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करी और उसके बाद आप पंजाब से उसे केरला भेज रहे हो। इंटरस्टेट ट्रेड, एक राज्य से दूसरे राज्य में आइटम जा रही है बनके। ऐसे केस में जीएसटी क्या लगेगा वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। मतलब कि अगर बात हो इंट्रास्टेट ट्रेड की, इंट्रास्टेट का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश में कोई आइटम मैन्युफैक्चर हुई और मध्य प्रदेश में ही बिक रही है। इंट्रास्टेट जब भी बात होती है इंट्रास्टेट की तो उसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही जीएसटी के ऊपर कानून बना सकते हैं। लेकिन जब बात होती है इंटरस्टेट की, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की, जब बात होती है इंटरस्टेट की तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ऐसा बोलता है आर्टिकल 246A, राइट। तो आर्टिकल 246A में आप ध्यान रखेंगे कि दो तरीके की बात हो रही है, एक इंट्रास्टेट ट्रेड की और एक इंटरस्टेट ट्रेड की। इंट्रास्टेट विद इन द राज्य, विद इन द स्टेट जो बात हो रही है वहां पे सेंटर और स्टेट दोनों ही जीएसटी के ऊपर कानून बना सकते हैं। लेकिन जब इंटरस्टेट ट्रेड की बात हो रही है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जा रहा है तो सिर्फ पार्लियामेंट कानून बनाएगा। ऐसा 246A में लिखा हुआ है।
इसके अलावा जीएसटी का एक कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं आईजीएसटी, मतलब कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसकी बात मैं आगे करूंगा कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी में। अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि जो आर्टिकल 269A है इसमें आईजीएसटी के प्रोविजंस दिए हुए हैं। आईजीएसटी क्या होता है, बहुत डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट मैं आने वाली क्लास में बताने वाला हूं। तो अपने को यहां से क्या समझ आता है कि सरकार को इनडायरेक्ट टैक्सेशन के डोमेन में रिफॉर्म करना था, तो सेंटर और स्टेट जो अपने अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते थे, ऑक्ट्रॉय, वैट, एक्साइज, कस्टम, वो सब हटा दिए गए। उनकी जगह एक सिंगल टैक्स लाया गया, जीएसटी, क्योंकि हमारे को वन नेशन वन टैक्स क्रिएट करना था। अब इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो चाहिए ही होगा। 2016 में 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया और उसके तहत दो आर्टिकल्स लाए गए, 246A और 269A। अब बात करते हैं एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी की, कि एग्जैक्टली जो भारत सरकार ने इतना बड़ा टैक्सेशन का रिफॉर्म लिया है, जीएसटी लेके आए हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्यों लाया गया और इससे हमारे को क्या लाभ होने वाला है और क्या डिफरेंसेस हमारे को दिखने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था में। मतलब कि द चेंजेस दैट विल बी फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी एंड द बेनिफिट्स ऑफ द जीएसटी बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी लुकिंग एट देम वन बाय वन। एक एक करके जीएसटी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो जीएसटी नाम का टैक्स है, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर लगाया जाता है। बेसिकली पहले क्या होता था, मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी जीएसटी की। सपोज करिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बन रहा है एक मोबाइल फोन, ये शॉप है और ये आप है। आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, ये मैं बता रहा हूं ओल्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर। यहां पे मैं बात कर रहा हूं ओल्ड स्ट्रक्चर की। फैक्ट्री से मोबाइल बना और निकल के दुकानदार के पास गया। जैसे ही फैक्ट्री से मोबाइल फोन निकला, मोबाइल क्या है, गुड है। पहले क्या होता था, गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, मैन्युफैक्चरिंग, फोकस अपॉन द वर्ड मैन्युफैक्चरिंग। जब गुड्स फैक्ट्री में बनते थे उनके ऊपर एक टैक्स लगता था जिसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो ये मोबाइल फोन फैक्ट्री से निकला, दुकान पे गया, इसके ऊपर लग गई एक्साइज ड्यूटी। ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये सेट करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। दुकान वाले भैया ने ये मोबाइल फोन आपको बेचा और जब, क्योंकि बात कर रहे हैं ओल्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर की, जब दुकान वाले भैया ने फोन आपको बेचा तो इसके ऊपर लगेगा वैट। ये जो वैट है ये सेट करते थे स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट जो है ये वैट लगाते थे। तो पुराना स्ट्रक्चर गुड्स के ऊपर कुछ इस तरीके से चलता था कि फैक्ट्री से सामान निकला एक्साइज, दुकान से सामान बिका वैट, आप तक पहुंचा। अब क्या हो रहा है, हर स्टेट का अपना अलग वैट होता था। वेस्ट बंगाल में अलग वैट लग रहा है, असम में अलग वैट लग रहा है, राजस्थान में अलग वैट लग रहा है, मध्य प्रदेश में अलग वैट लग रहा है। तो सेम नोकिया 1100 का जो रेट है वो हर स्टेट में अलग मिलेगा। नोकिया 1100 का जो रेट है वो हर स्टेट में अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग वैट लगा रही है। मतलब कि ये वाला जो कंपोनेंट था कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग वैट लगा रही है, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में आती थी नॉन यूनिफॉर्मिटी, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी। इसके अलावा सपोज करिए ये एयरटेल है, आपने इनकी सिम कार्ड खरीदी। अब महीने के महीने फोन का बिल आएगा, एयरटेल ने आपको फोन का बिल भेजा। अब अच्छा, एयरटेल जो आपको सिम कार्ड दे रहा है और वो जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्या कहते हैं उसे, सर्विस, टेलीकॉम सर्विस, इसे कहते हैं सर्विस। और अगेन यहां पे बात कर रहा हूं मैं ओल्ड स्ट्रक्चर की। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड स्ट्रक्चर। तो क्या हो रहा है कि एयरटेल ने जो आपको सिम कार्ड दी, हर महीने बिल आया, उस बिल के अंदर एयरटेल जो है एक टैक्स लगा के देगा जिसको कहते हैं सर्विस टैक्स। क्यों? क्योंकि एयरटेल जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो टेलीकॉम सर्विस है, तो उस सर्विस के ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा जिसको कहते हैं सर्विस टैक्स। और ये जो सर्विस टैक्स है ये सेट करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका रेट सेट करती थी। मतलब कि यहां से आपको एक क्वेश्चन समझना है कि जो सर्विस टैक्स है
इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, नो स्टेट्स रोल, स्टेट्स का इसके ऊपर कोई रोल नहीं था। मतलब कि गुड्स के केस में स्टेट्स का रोल था जब वैट सेट करना था, लेकिन सर्विसेज के केस में पहले ओल्ड स्ट्रक्चर में स्टेट्स का कोई भी रोल नहीं था, क्योंकि सर्विसेज जो थी उनके ऊपर जो टैक्स लगता था सर्विस टैक्स, वो केंद्र की सरकार खुद डिसाइड करती थी, उसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता था। तो हमने देखा कि किस तरीके से ये कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर यहां पे बनाया जा रहा था, गुड्स के लिए अलग और उसमें भी फर्दर दो तरीके के टैक्सेस, यहां पे सर्विसेज के लिए अलग जिसमें स्टेट्स का कोई रोल ही नहीं था। तो कहने का मतलब है काफी कम्बरसम टैक्सेशन स्ट्रक्चर हुआ करता था। इन सबको रिप्लेस करके सरकार ने बोला कि हम एक नया स्ट्रक्चर लाएंगे। क्या फैक्ट्री वाले ने मोबाइल बना के शॉपकीपर को बेचा, उस पर लगेगा जीएसटी। शॉपकीपर ने आपको मोबाइल बेचा, उस पर लगेगा जीएसटी। पहले क्या लग रहा था, एक्साइज और वैट, अब क्या लगेगा जीएसटी। एयरटेल ने आपको सिम बेचा, हर महीने बिल आया, उसके ऊपर क्या लगेगा जीएसटी। पहले क्या लग रहा था, सर्विस टैक्स। अब देखो कितना आसान हो गया, पहले आपको ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन समझने के लिए 3 अलग अलग टैक्सेस देखने पड़ रहे थे, और इवन इसमें ऑक्ट्रॉय वगैरह भी लग सकता है, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मोबाइल भेज रहे हो टैक्स वगैरह लग रहा है एटसेट्रा, बहुत झंझट था। अब क्या हो रहा है, सिर्फ एक टैक्स, सारे टैक्सेस को हटा दो, सब टैक्सेस को हटा दो, बस एक टैक्स, वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी। गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर लगेगा, गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर लगेगा, गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर लगेगा जीएसटी। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया, समझिए ध्यान से, कि जो जीएसटी है उसके ऊपर कानून सेंटर भी बना सकता है और स्टेट्स भी बना सकते हैं। जो अपना जीएसटी है उसके ऊपर कानून सेंटर भी बना सकता है और स्टेट्स भी बना सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी का कानून कौन बना रहा था, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। वैट का कानून कौन बना रहा था, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स का कानून कौन बना रहा था, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जीएसटी का कानून कौन बना रहा है, सेंटर और स्टेट मिलके। मतलब एयरटेल की सिम इशू हुई, बिल आया, सिर्फ सेंटर पहले रूल कर रहा था, अब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि एयरटेल कितना टैक्स लगाएगा कंज्यूमर के ऊपर। मतलब जीएसटी ने हमारे यहां कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करा है। ये कीवर्ड आप मेंस में लिखोगे, मुख्य परीक्षा और एसए में आप ये कीवर्ड लिखने वाले हो कि जीएसटी ने हमारे यहां कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करा है। मतलब कि जीएसटी के आने के बाद सेंटर और स्टेट दोनों के हाथ में टैक्सेशन रेट सेट करने की पावर आ गई है। जो हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म मार्केट, सिंगल वन टैक्स वन नेशन क्रिएट करने की कोशिश करी है, उसके अंडर सेंटर और स्टेट दोनों के पास टैक्सेशन रेट सेट करने की पावर आ गई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, कीपिंग इन माइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट में ये जो सारे टैक्सेस को हटा के जीएसटी लाया गया है, ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो हमने क्या देखा कि जीएसटी जो है उसका फीचर नंबर 1 कि वो गुड्स और सर्विस दोनों के ऊपर लगाया जाता है। पहले गुड्स का और सर्विसेज का अलग अलग टैक्सेशन स्ट्रक्चर था, लेकिन अब हमने क्या देखा कि जीएसटी गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको पुराने टैक्सेशन स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल देना चाहूंगा, तभी आपको अगले 2 पॉइंट समझ आएंगे। कौन से, मल्टी स्टेज टैक्स और वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स। इन दोनों पॉइंट्स को समझाने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि पुराने वाली टैक्सेशन की जो प्रक्रिया थी पूरी, उसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा था, तभी आपको ये दोनों पॉइंट्स ज्यादा डिटेल में समझ आ पाएंगे। ध्यान से समझेंगे पहले क्या हो रहा था। ये फैक्ट्री है, यहां पे एक मोबाइल बना, मोबाइल बनके शॉपकीपर के पास गया, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं जैसा कि मैंने अभी बोला ओल्ड सिस्टम की, यहां पे मैं बात कर रहा हूं पुराने सिस्टम की, ओल्ड सिस्टम की। यह मोबाइल 100 रुपए का है जो फैक्ट्री वाले ने शॉप को बना के भेजा, इसके ऊपर लगेगी एक्साइज ड्यूटी। कैलकुलेशन में आसानी के लिए यह मान लेते हैं कि एक्साइज ड्यूटी 10% की है, तो बिल कितने का बना, फैक्ट्री वाले ने शॉपकीपर को बिल कितने का बना के दिया, 100 रुपए का मोबाइल
प्लस 10% का टैक्स हो गया, बिल बन गया 110 रुपए का। क्यों? 10% टैक्स 100 रुपए का कितना होता है? 10 रुपए का टैक्स हो गया, तो टोटल बिल बन गया 110 रुपए का। मतलब कि शॉपकीपर को ये फोन पड़ा 110 रुपए का, 100 रुपए तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, 10% की एक्साइज ड्यूटी हो गई, टोटल बिल 110 रुपए का बना। शॉपकीपर ने फैक्ट्री वाले को 110 रुपए दे दिए, बात खत्म हो गई। मैं इस 110 रुपए को कैसे लिखूंगा? 100 + 10, 100 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और 10 रुपए का ये टैक्स एक्साइज ड्यूटी, तो 110 रुपए। अब आप गए दुकान पे, भैया फोन दे दो, मेरा बर्थडे आ रहा है, नया फोन खरीदना है मेरे को। ठीक है, शॉपकीपर ने आपको फोन भेज दिया और यहां पे क्या लगेगा? वैट लगेगा। सपोज करो वैट लगाया हुआ 10% स्टेट गवर्नमेंट ने, 10% वैट लगेगा 110 रुपए के ऊपर। पुराने सिस्टम में यही होता था, 110 रुपए का शॉपकीपर को पड़ा प्लस 10% उसके ऊपर टैक्स। 110 रुपए का 10% हो गया 11 रुपए, टोटल 121 रुपए आपने दुकान वाले को दिए और दुकान वाले ने फोन आपको दे दिया। आपको ये जो बिल पड़ा 121 रुपए का पड़ा, आपका जो बिल बना वो 121 रुपए का बना। यह है ओल्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर। अब आप देखिए यहां पे हुआ क्या, थोड़ा सा इसको ब्रेक करके समझते हैं। ये जो 110 रुपए हैं, मैंने इसको क्या बोला, हम कैसे लिख सकते हैं? 100 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी, और इनके ऊपर लग रहा है 10% का टैक्स, मतलब कि 10% वैट लग रहा है, राइट? तभी तो 121 रुपए का बिल आया। मैंने क्या बोला? दुकानदार को ये मोबाइल फोन 110 रुपए का पड़ा। कैसे? 100 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी, 110 का पड़ा, उसने 10% इसके ऊपर वैट लगाया, बिल बन गया 121 रुपए का। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअल में जो 10% का वैट लगा है ये 110 रुपए पे लगा है, राइट? मतलब कि ये 100 + 10 पे लगा है, राइट? मतलब कि ये जो 10% वैट लगा है ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे भी लगा है, और ये 10% टैक्स इस एक्साइज ड्यूटी पे भी लगा है। ये जो 10% टैक्स है ये इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे भी लगा है और इस एक्साइज ड्यूटी पे भी लगा है, दोनों पे लगा है। तभी तो बिल 121 का बना। मतलब कि यहां से हमारे को दिखता है कि जो 10% वैट लगा ये 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी लगा। मतलब इसे क्या कहते हैं? टैक्स ओवर टैक्स। एक्साइज ड्यूटी तो खुद एक टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी तो खुद एक टैक्स था, दुकानदार ने उसके ऊपर एक और टैक्स लगा दिया। टैक्स, वैट ओवर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। टैक्सेशन सिस्टम का एक प्रिंसिपल होता है कि जो टैक्स लगता है ना हमेशा वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगना चाहिए। सिर्फ जो आप आइटम बेच रहे हो सिर्फ उस आइटम पे टैक्स लगेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए कभी। मतलब कि जो हमारा पुराना टैक्सेशन सिस्टम था, जो हमारा पुराना टैक्सेशन सिस्टम था उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्या हो रहा था? टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। दुकानदार को ये जो 10% वैट लगाना था ये एक्चुअल में लगाना था सिर्फ इस 100 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, आइटम के ऊपर, लेकिन जो पुरानी स्टेज का टैक्स है उसने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हो रहा है डबल टैक्सेशन। कैसे? पहले एक्साइज ड्यूटी लगाई, फिर वैट लगाया, और एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी वैट लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसने जो 10% टैक्स कैलकुलेट करा ये 100 रुपए पे नहीं बल्कि 110 रुपए पे कैलकुलेट करा। मतलब कि डॉट्स अगर हम कनेक्ट करते हैं तो 100 रुपए का मोबाइल फोन बना, 10% एक्साइज ड्यूटी लगी, 110 रुपए का बिल बन गया। आप दुकानदार के पास खरीदने गए, उसने 100 रुपए पे नहीं 110 रुपए पे वैट लगा दिया। 110 रुपए को मैं कैसे ब्रेक करूंगा? 100 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी। उसने दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर 10% वैट लगाया। मतलब कि उसने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी वैट लगाया और उसने एक्साइज ड्यूटी, मतलब कि एक जो ऑलरेडी टैक्स है उसके ऊपर टैक्स लगाया। दिस इज नोन एज टैक्स ओवर टैक्स, या फिर इकोनॉमी की भाषा में इसको बोला जाता है कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस इसको बोलते हैं, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस।
कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस का मतलब होता है कि जब टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगने लगे, टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगने लगे, जो ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है उसके ऊपर जब एक और टैक्स लगने लगे, उसको कहते हैं कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। मतलब कि टैक्स ओवर टैक्स, जब ऑलरेडी हमारे को एक टैक्स दिया हुआ है उसके ऊपर एक और टैक्स आप लगा रहे हो, उसे कहते हैं टैक्स ओवर टैक्स, मतलब कि कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। अगर दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपए के ऊपर 10% वैट लगाया होता, देखो ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपए के मोबाइल के ऊपर 10% वैट लगाया होता तो बात अलग होती। लेकिन यहां पे जो उसने वैट लगाया है वो 110 रुपए पे लगाया है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक्साइज ड्यूटी दोनों के ऊपर उसने यहां पे 10% वैट लगाया है। मतलब कि टैक्स के ऊपर उसने टैक्स लगा दिया, जो ऑलरेडी हमारा 10% एक्साइज ड्यूटी है उसके ऊपर उसने 10% वैट फिर से लगा दिया, जिसको बोला गया टैक्स ओवर टैक्स या फिर कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। ये काफी गलत माना जाता है इकोनॉमी की भाषा में। गेटिंग इट? कि दुकानदार को आइडियली यहां पे जो 10% वैट लगाना था वो सिर्फ 100 रुपए के ऊपर लगाना था, लेकिन उसने इस 10% को भी उसमें ऐड कर लिया, एक्साइज ड्यूटी को भी उसने ऐड कर लिया, और फिर उसके बाद 100 की जगह 110 रुपए के ऊपर वैट लगाया, जिससे कस्टमर को सामान महंगा मिला। कस्टमर को सामान महंगा मिला क्यों? अगर वो 100 रुपए के ऊपर 10% ड्यूटी लगाता तो ड्यूटी बनती 10 रुपए की, टोटल बिल बनता 120 रुपए का। कैसे? 100 रुपए का मोबाइल फोन, 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी, 10 रुपए का वैट यहां पे जो 100 रुपए के ऊपर लगा, टोटल बिल बना 120 रुपए का। कस्टमर को देने पड़ते 120 रुपए। कस्टमर ने अभी कितने दिया? 121 रुपए। क्यों? ये 1 रुपया फालतू क्यों दिया? क्योंकि उसने एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी 10% वैट लगा दिया। मतलब कि 100 रुपए तो देनी थे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके बाद 10 रुपए एक्साइज के, 10 रुपए वैट के, देखो यहां पे जो एक्साइज लगी, यहां पे जो वैट लगा मोबाइल के ऊपर, प्लस उसने एक्साइज के ऊपर भी तो वैट लगाया, 10 रुपए की एक्साइज और 10 रुपए का वैट, 10% ऑफ दिस। कनेक्टिंग द डॉट्स, 100 रुपए का मोबाइल था, उसके ऊपर अलग से 10% एक्साइज लगना था, अलग से 10% वैट लगना था। दुकानदार ने क्या करा? टोटल कंबाइन कर लिया मैन्युफैक्चरिंग और एक्साइज को 110, अब इसके ऊपर 10% वैट लगा दिया, जिससे जो आइटम 120 रुपए की मिलनी चाहिए थी वो 121 की मिली। मतलब कि जो कास्केडिंग इफेक्ट है, टैक्स ओवर टैक्स है, कि जो वैट सिर्फ 100 रुपए के ऊपर लगना था उसने उस वैट को 110 रुपए के ऊपर लगाया, ज्यादा अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाया, जिससे कस्टमर को आइटम महंगी मिली और उसे ज्यादा पैसा एक्चुअल में पे करना पड़ा। इसे कहते हैं टैक्स ओवर टैक्स, या फिर इकोनॉमी की भाषा में इसे बोलते हैं कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। तो जो हमारा पुराना टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसमें ये टैक्स ओवर टैक्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कास्केडिंग की काफी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से हमने कहा कि हमारे को जीएसटी लाना बहुत जरूरी है। एंड हेंस ये जो टैक्स रिफॉर्म है लाया गया जीएसटी के फॉर्म में। जीएसटी क्या करता है, वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टी स्टेज टैक्सेस क्या है, अगले लेक्चर में देखेंगे। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।